न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। ये पार्ट पढ़ने से पहले अब तक रोटेशन में अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में स्टार्टिंग की थी वही रोटेशनल मोशन क्या होता है और रोटेशन के अलावा और कितने टाइप के मोशन होते हैं वो डिस्कस हुआ था। सेकंड लेक्चर में अपन बात की थी काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है, जहाँ पे कुछ एंगुलर क्वांटिटीज अपन ने इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी की बात की थी, वो था हमारे पास टॉर्क। और मैंने कहा था कि ये जो टॉर्क है ये रोटेशनल मोशन में वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर फोर्स काम करता है। उसके बाद में एक और क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस हुआ था डिटेल में लेक्चर नंबर 4, 5, 6 के अंदर, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बराबर है। उसके बाद में अपन ने बात की थी एंगुलर मोमेंटम और बताया था कि अलग अलग टाइप के मोशन में एंगुलर मोमेंटम को अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, बराबर है। फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर 2-4 और छोटी छोटी बातें की थी जैसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, टॉपलिंग, और पिछले लेक्चर के अंदर अपन बात की थी वर्क पावर एनर्जी। और मैंने बोला था कि वर्क पावर एनर्जी सारे, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो, ट्रांसलेशन हो, सारे टाइप के मोशन में एक ही तरीके से डिफाइन होता है, तो उनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन रोटेशनल के अंदर कैसे अप्लाई होगा, बराबर है। इससे पहले आपको पता है कि फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन आपने ये न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन लिखा था, दैट रिजल्टेंट फोर्स या द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। ऐसे ही डिफाइन हुआ था। अरे आपके पास के जो एक्सटर्नल फोर्स, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो सिस्टम के रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा, बराबर है। और फिर अपने बोला था कि यहाँ पे जो हमारा लीनियर मोमेंटम है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, बराबर है। और फिर अपने कहा था कि यहाँ पे मास मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कांस्टेंट रहता है, इस वजह से आप बोल रहे थे दैट फॉर m इज इक्वल टू कांस्टेंट f एक्सटर्नल को आप क्या लिख पा रहे थे, मास मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज बेसिकली एक्सेलरेशन। ये लिख पा रहे थे सिस्टम का मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। और इसके बेसिस पे अपने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की थी ना। बिल्कुल एक आइडेंटिकल चीज़ यहाँ भी डिस्कस करेंगे, दैट फॉर रोटेशनल मोशन, यदि हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन के अंदर हम बोलेंगे कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा, टॉर्क ड्यू टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, क्या बोल रहा हूँ, टॉर्क ड्यू टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या लिख रहा हूँ, ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ टॉर्क ड्यू टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, टॉर्क ड्यू टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, बराबर है। अब यहाँ पे देखो एल की जो डेफिनेशन है ना, एल को अपने अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था। एल की एक बहुत ही जनरल टर्म्स की बात की थी, मैंने कहा था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए आप ऐसे डिफाइन कर देते हो आर इज इक्वल टू एम वी वैक्टर, बराबर है। लेकिन हमारे लिए ये कन्वीनियंट फॉर्म नहीं रहती जब आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बजाय एक रिजिड बॉडी आ जाती है। फॉर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन, रोटेटिंग अबाउट फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन, इस टाइप की सिचुएशन में आपने कहा था कि एल को इस तरीके से डिफाइन करना
ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है आई ओमेगा वेक्टर, जहाँ पे आई उस फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। बराबर है, ऐसे ही होता है। तो यदि आप ऐसी बातें कर रहे हो कि यदि फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे था, तो यहाँ पे यदि टॉर्क को लिखना होगा मुझे, तो क्या मैं टॉर्क ऐसे नहीं लिख सकता? टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू डी एल वैक्टर डिवाइड बाई डी टी, और फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये आई तो बाहर आ जाएगा, मैं आई ओमेगा वैक्टर लिख रहा हूँ, तो डी ओमेगा डपॉन ओमेगा वैक्टर डिवाइड बाई डी टी को मैं अल्फा वैक्टर लिख दूँ। तो ये फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल रहेगा जब भी मैं बात करूँगा फॉर ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन, तब ये टॉर्क का फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। यहाँ पे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। बराबर है, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और बात की थी अपन ने, दैट फॉर ए रिजिड बॉडी, फॉर ए रिजिड बॉडी हैविंग ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन, जिसे आप बोल देते हो प्लेनर मोशन, उस केस में अपन ने यहाँ पे एल को डिफाइन करने का हमारा जो तरीका था वो अलग था। एल को ऐसे डिफाइन किया था, याद आ रहा है? मैंने कहा था कि यहाँ पे एल वेक्टर इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। आई सी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा वैक्टर प्लस टोटल मास पूरे सिस्टम का, ठीक है। और ये आपके पास आ रहा था पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ, जिस पॉइंट के अबाउट आपने कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो। बराबर है। और इस पार्ट को मैंने दो तरीके से, मैंने कहा ये आपके पास बॉडी का स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ये उसके जो स्पिन मोशन है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो ये रोटेट कर रही है, उस मोशन की वजह से इतना एंगुलर मोमेंटम रहेगा। और ये एंगुलर मोमेंटम इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा था कि आप किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे थे, और इस वाले को अपन बोल रहे थे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, हाँ या ना? इसमें बोल रहे थे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये आपके पास बेसिकली सेंटर ऑफ मास के रोटेशन की वजह से आ रहा था। सेंटर ऑफ मास खुद जो रिवॉल्व कर रहा था उसकी वजह से ये एंगुलर मोमेंटम आ रहा था। बराबर है। तो इस तरह मैंने कहा ये फॉर्मूला बाकी मोशन के लिए भी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी, प्लस रिजिड बॉडी जो फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रही है वहाँ भी आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। बराबर है, वो आपकी मर्जी का, आप किस में ज़्यादा कन्वीनियंट फील कर रहे हो। ये सारे फॉर्मूले मैंने बताया था कि अलग अलग नहीं है, चाहे ये वाले की बात करो, ये वाले की बात करो, ये सब मैंने वहाँ मैथमेटिकली डिराइव करवा रखे आपके पास, ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में। तो ये अलग अलग है, मतलब फॉर्मूले जो अलग अलग फॉर्मेट में लिखे हुए, लेकिन सब एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे यदि आपको बात करनी हो टॉर्क की, तो आप टॉर्क को क्या लिखोगे? डी एल वैक्टर डिवाइड बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। आप डिफरेंशिएट करो, क्या बन जाएगा ये? आराम से देखना, आई सी डी ओमेगा वैक्टर डिवाइड बाई डी टी प्लस ये वाला पार्ट कैपिटल एम, ये तो कांस्टेंट है। आगे वाले पार्ट को देखना मैं कैसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ, फिर प्लस का साइन और पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्रॉस प्रोडक्ट विथ डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू, लिख सकता हूँ ना? अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा और अच्छे से नोटिस करो अपन ये क्या डेराइव करके बैठे हैं। तो टॉर्क कितना आ रहा है? आई सी मल्टीप्लाई, इसे मैं अल्फा वेक्टर लिख दूँ, प्लस इस पार्ट को आराम से देखो, तो ये वाला पार्ट बेसिकली आपके पास क्या दे रहा है? ये दे रहा है बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास
विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 0। अरे दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आगे ना, तो ये आपके पास आगे वाली टर्म्स क्या बन जाएगी, कैपिटल M R वेक्टर क्रॉस में से A वेक्टर लिख दूं तो चलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू O। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत बढ़िया। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा और आराम से देखो भाई, ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है जो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, ये बेसिकली आपके पास वो क्वांटिटी आ रही है, इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द स्पिन मोशन, और ये वाली क्वांटिटी आ रही है ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन। यही बात है, या बोलूँ कि ये वाली क्वांटिटी आ रही है उसके सेंटर ऑफ मास के रोटेशन की वजह से, और ये वाली आ रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन की वजह से, ठीक है। तो बेटर है कि आगे से इसी चीज़ को थोड़ा और बढ़िया तरीके से देखो। एक काम की चीज़ आएगी जो कई बार एज एन स्टेटमेंट आपको याद रखने को कुछ लोग बोलते हैं। इसी चीज़ को आप है ना एक बार ये पता करो, सपोज ये जो टॉर्क जो अभी मैंने कैलकुलेट किया ना वो बेसिकली ओ के रिस्पेक्ट में क्या है, आप टॉर्क को कैलकुलेट करो ओ की बजाय सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो ये वाली क्वांटिटीज एज इट इज आएगी। अब इस क्वांटिटीज के अंदर ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्रॉस प्रोडक्ट विथ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। दोनों क्वांटिटीज जीरो हो गई ना, तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो गई। यानी कि जो आप टॉर्क की बात कर रहे हो, यदि आप टॉर्क सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल हो जाती है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई विद एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत ही यूजफुल पैरामीटर है। जब भी आपके पास बॉडी का मोशन होगा, यानी कि जहां पे प्लेनर मोशन हो रहा हो, उस टाइम पे आप टॉर्क जो कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो ज़्यादा बेटर होगा यदि आप टॉर्क को सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करो, तो आपके पास ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी। या फिर दूसरी सिचुएशन, जब आपके पास एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स हो, उस केस में भी आप टॉर्क को कैलकुलेट करो उस फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो आप टॉर्क भी उसी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी के अबाउट लिखोगे, तो फिर से आपको ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी। बराबर है? इसलिए जो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा है ना, इसको ऐसा बोला जाता है कि इसे आप या तो यूज करो फॉर फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन, नहीं तो फिर आप इसे अबाउट सेंटर ऑफ मास ही कैलकुलेट करो। इसे आप अबाउट सेंटर ऑफ मास ही लिखो, किसी और पॉइंट के अबाउट मत लिखो, ठीक है। एक और पॉइंट जिसके बारे में अभी अपन ने बात नहीं की है, अभी तक उस टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं किया है, वो होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। बोला जाता है कि आप या तो इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट करो, या फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट बात करो, या आप सीधा ये वाली इक्वेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखो। बाकी सारे पॉइंट तो क्लियर हो गए, एक को छोड़ के, वो जब अपन वो टॉपिक पढ़ेंगे तब उसके बारे में अपन डिटेल में बात कर लेंगे। अभी तक की स्टोरी में कोई दिक्कत है तो बोलो। मैं बस सिंपल ये बोल रहा हूँ कि जो एल का जो आपके पास बहुत ही सिंपल ये जो फॉर्मूला होता है ना, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इसी फॉर्मूले को पॉइंट ऑब्जेक्ट के बजाय कोई और होता है, जैसे कि रिजिड बॉडी रोटेट कर रही होती है, उस मोमेंट पे इसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क है उसका लिखने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। बराबर है? और रिजिड बॉडी के पास यदि एक प्लेनर मोशन है तो आपके पास एल इस फॉर्म में आता है, तो आपके पास टॉर्क भी इसी फॉर्मेट में रहेगा। और ये फॉर्मूला हमें सजेस्ट करता है कि पूरी बॉडी के मोशन में से सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तो रोटेट कर रही है, तो अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो स्पिन मोशन है उसको अलग से एनालाइज करो और सेंटर ऑफ मास के मोशन को अलग से एनालाइज करो। ये सजेशन हमें मिल रहा है। इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे अपन एग्जाम्पल के थ्रू। एक बार के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी प्लेनर मोशन हो, यानी कि सेंटर ऑफ मास खुद चल रहा हो, उस मोमेंट पे आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्पिन मोशन के लिए इक्वेशन लिखो, यानी कि उसके रोटेशनल मोशन को एनालाइज करो,
प्लस ऑर्बिटल मोशन यानी कि सेंटर ऑफ मास के मोशन को आप अलग से एनालाइज करो तो ज़्यादा प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड होगी, आपके लिए इक्वेशन लिखना और भी ज़्यादा आसान होगा। बराबर है? अरे ठीक है ना। तो आपके पास न्यूटन्स जो सेकंड लॉज ऑफ मोशन है वो यही है कि जो आपके पास टॉर्क होगा ड्यू टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। और सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अलग अलग तरीके से लिखा जाता है अलग अलग सिचुएशन में। बराबर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप कुछ एग्जाम्पल कर ले। ओके, एक बहुत ही सिंपल सिचुएशन से न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन को अपन देखते हैं भाई। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक पुली है जो आपके पास एक डिस्क की फॉर्म में जिसका मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, और एक स्ट्रिंग जो इसके ऊपर आपने वाउंड कर रखी है उसका जो दूसरा एंड है वो एक स्मॉल मास के ब्लॉक एम से अटैच है। और पूरे सिस्टम को अभी आप रिलीज कर रहे हो तो क्या होगा, ये स्मॉल एम आपके पास नीचे जाने लग जाएगा। बराबर है? तो आपको बोला कि ये नीचे कितना एक्सेलरेशन से जाएगा, ये आपसे पूछा है। और दूसरे साइड के अंदर ये जो आपके पास टर्न्स है ना, ये बेसिकली अनबाउंड होंगे और ये जो आपके पास पुली है वो रोटेट होगी। ठीक है, ये जब नीचे जाएगा तो ये पूरा सिस्टम ऐसे घूमेगा। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इसके मोशन को यदि आप देखते हो तो यहाँ पे बेसिकली फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये घूम रही है। यहाँ पे ये आपस फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट रोटेशनल मोशन हो रहा है। और इस ब्लॉक की बात करो तो इस ब्लॉक का एक तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। तो अपन सिस्टम के अंदर दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट है, दोनों के लिए सेपरेट चीज़ें सोचेंगे अपन। बराबर है? इन पे लगने वाले फोर्स को थोड़ा देखो भाई, कितने क्या लग रहे हैं। तो आपका होगा एक फोर्स तो इस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा, वो होगा टेंशन टी। सिमिलरली ऊपर वाली पुली पे भी एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, वो होगा टेंशन टी। और एक इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा एम जी। बराबर है? स्मॉल एम जी। और मान लेते हैं कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो आप बोलोगे फॉर ब्लॉक ऑफ स्मॉल एम, ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम। इस ब्लॉक के लिए क्या हो रहा है, इस ब्लॉक के लिए बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। तो इस ब्लॉक की ट्रांसलेशनल मोशन की आप इक्वेशन लिखो। क्या लिखोगे? इस ब्लॉक पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स दैट इज एम जी माइनस टेंशन टी, ये किसके इक्वल होना चाहिए? मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। ये मैंने न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन वहाँ से लिखा है। बराबर है? अब बात कर लेते हैं डिस्क की। यदि आप डिस्क पे बात करते हो तो डिस्क का तो रोटेशनल मोशन होता है या नहीं? फॉर दिस डिस्क या फिर पुली, कुछ भी मैं बोलूँ, इस पुली की यदि बात करूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारी जो पुली है वो बेसिकली डिस्क या सॉलिड सिलेंडर की फॉर्म में। बराबर है? तो मैं डिस्क के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये रोटेशनल मोशन की इक्वेशन आएगी। और रोटेशनल मोशन की इक्वेशन क्या लिखोगे? अभी रोटेशन हो रहा है अबाउट फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो आप बोलोगे जो टॉर्क एक्ट करेगा वो किसके इक्वल होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाई एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसे ही लिखोगे। और जो आपके पास टॉर्क यहाँ पे एक्ट कर रहा है उस टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ ना टेंशन टी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर, यही टॉर्क एक्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख सकता हूँ? कैपिटल एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही होता है। वैसे ये आपके पास जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है ना वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो अब इस आई की जगह आई सी भी लिखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई बाई अल्फा। ठीक है, अब आगे देखो, इस टॉर्क को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, m डिवाइड बाई 2 आर अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे वाली स्टोरी देखो भाई। अब यहाँ पे ये जो आपके पास डिस्क के ऊपर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ सरकमफ्रेंस पे, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। यानी कि मैं एक स्ट्रिंग की इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ।
तो स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट और पुली का ये वाला पॉइंट, ये स्ट्रिंग पुली के ऊपर स्लाइड नहीं कर रही, ये देखो देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग के पॉइंट का जो मोशन पैरामीटर होगा और पुली के पॉइंट के मोशन पैरामीटर होंगे, दोनों इक्वल होंगे, हाँ है ना। स्ट्रिंग वाला पॉइंट तो नीचे की तरफ आ रहा होगा विद एन एक्सेलरेशन ए, और यहाँ जो पुली वाला पार्टिकल है उसकी बात करें तो वो सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पे। तो यदि आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पता है तो उसका जो नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वैसे अपन बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली इस ए के इक्वल होना चाहिए। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर अल्फा, तो मैं बोलूँगा आर अल्फा की वैल्यू ए के इक्वल होगी, बराबर है। यदि आर अल्फा की वैल्यू ए के इक्वल है तो आप आर अल्फा की जगह ए लिख सकते हो। तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, टी आ जाएगा कैपिटल M/2 मल्टीप्लाई बाई ए। ये अपन ने इक्वेशन 2 को मॉडिफाई कर दिया ट्वाइस ऑफ डैश, ठीक है। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके देखो, इक्वेशन 1 और 2 डैश दोनों को ऐड करो, टी से टी कट जाएगा तो स्मॉल एम जी कितना आ जाएगा, स्मॉल एम जी आ जाएगा आपके पास स्मॉल एम प्लस कैपिटल M/2 मल्टीप्लाई बाई ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू पता चल जाएगी, देख लो भाई। इस प्रॉब्लम को अब दोबारा देख लो एक बार, क्या किया अपन ने ये बोला है पहली चीज़ तो ये जो आपके पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक का ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, तो मैंने ट्रांसलेशनल मोशन के लिए सेकंड इक्वेशन लगा दी। अब बात करते हैं पुली का, तो पुली की जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स है, तो फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन का अबाउट मैंने न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन की बात की फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ये लिख दिया। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे एक पॉइंट लिया है जो बेसिकली जो स्ट्रिंग वाला पॉइंट है ना और स्ट्रिंग के नीचे पुली का पॉइंट है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो दोनों का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसको मैंने इक्वेट कर दिए, बराबर है। वहाँ से मुझे ए और अल्फा के अंदर रिलेशन पता चल गया। सारी वैल्यूज अपन पुट करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्सेलरेशन ए आ जाता है, बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वाली प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ आई हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़े। ओके, ये वो प्रॉब्लम है जो आपने एनएलएम में सबसे पहले सॉल्व की थी, ठीक है। बस इसी को मैं हल्का सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे जो दोनों ब्लॉक जिस स्ट्रिंग से पास हो रहे हैं, ये वाले जो स्ट्रिंग है ये इस पुली के ऊपर स्लाइड नहीं करेगी। जब ये आप पास स्ट्रिंग यहाँ से मूव करेगी तो ये पुली रोटेट करेगी। यहाँ पे जैसे गिवन है कि M1 ज़्यादा है तो ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा। मान लेते हैं ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा सेम एक्सेलरेशन ए के साथ, लेकिन यहाँ पे उस मोमेंट पे ये पुली ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है, इस तरीके से कि यहाँ पे कहीं कुछ स्लाइडिंग नहीं हो रही है। और एनएलएम वाले में ये बोल रहे थे कि ये फ्रिक्शनलेस पुली, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ये मान के चल रहे थे। यहाँ पे हमारे पास पुली का एक मास है, इस वजह से पुली का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई, और इसकी रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। फिर से वही चीज़ पूछी जा रही है, इनमें से किसी एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी, बराबर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जितने भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं पहले इन पे बात कर लेते हैं। इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा नीचे की तरफ M1G, इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा M2G, और एक इस पे फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा टेंशन T, और इस पे भी एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा टेंशन T। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का फर्क आएगा, वो क्या है, ये जो आपके पास पुली है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन होने की वजह से दोनों एंड पे टेंशन इक्वल नहीं रहेगी। यानी कि इधर वाले एंड पे जो एक्ट करने वाली टेंशन यदि मैं मान रहा हूँ T1 है, तो दूसरे एंड पे टेंशन इक्वल नहीं रहेगी। जबकि ये वाली बात अपन एनएलएम में क्या बोल रहे थे, दोनों साइड में टेंशन इक्वल रहेगी, या बोल रहा था कि थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन इक्वल रहेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा था स्ट्रिंग पे पुली की वजह से। यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, इसके लिए
आपके पास पूरी स्ट्रिंग पे टेंशन एक जैसी नहीं रहेगी, यहाँ और यहाँ अलग अलग रहेगी। हाँ, यहाँ से लगा के यहाँ तक बीच में इस रीजन के अंदर कहीं कोई बीच में फ्रिक्शन जैसा एक्ट नहीं कर रहा है, तो बीच में आपके पास टेंशन T2 की T2 ही रहेगी, बराबर है। यहाँ पे M1 M2 को देखते हो तो उनका पास प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, तो उनके लिए अपन न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से इक्वेशन लिख देंगे फॉर ट्रांसलेशन मोशन। सिमिलरली पुली के पास प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है अबाउट फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन, और ये फिक्स वाली एक्सेस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है। तो पुली के लिए अपन रोटेशनल वाला न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन लिखेंगे, उस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब देखो इक्वेशन M1 के लिए आप इक्वेशन क्या लिखोगे, M1 के लिए लिखोगे M1G माइनस टेंशन T1 इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1, सही है। और M2 के लिए क्या लिखेंगे, M2 के लिए लिखेंगे T2 माइनस M2G, ये रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, ठीक है। और अब पुली की बात करते हैं। पुली पे आप देखते हो ये जो आपका T1 टेंशन है, इसकी वजह से एक टॉर्क आएगा T1 मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, और T1 इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और T2 की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। आराम से फील करके देख लो, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, ठीक है। और मान लेते हैं ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रही है, तो इसको किसके इक्वल लिखेंगे, आई अल्फा। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा कब लिखते हैं, जब हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स हो, या अपन उसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात कर रहे हैं, दोनों में से एक केसेस में। यहाँ तो वो दोनों एक साथ ही आ रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3। अब मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ, ए और अल्फा में रिलेशन बता सकता हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग पे लो, और इसी पॉइंट के जस्ट नीचे वाला जो पुली का पॉइंट है उनकी बात कर लो। तो पुली वाले का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होगा उसे अपन बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इस पॉइंट का जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा उसे बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेशन, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ आर अल्फा, तो आप पास आ रहा है ए इज इक्वल टू आर अल्फा, चलेगा। ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 से आप इक्वेशन 3 में पुट करो, क्या आ रहा है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई अपॉन आर, और इस अल्फा की जगह ए अपॉन आर, तो ये आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 5 मैंने 4 से वैल्यू 3 में पुट की। अब आप इक्वेशन 1, 2 और 5 को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 5, इन सबको ऐड करो, क्या आ रहा है, इन सबको ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है M1G, या सीधे लिख दो M1 माइनस M2 मल्टीप्लाई विद G इज इक्वल टू, बाकी T1 से T1 और T2 से T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उधर की तरफ हमारे पास आ रहा है M1 प्लस M2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है एक्सेलरेशन ए की वैल्यू। यदि आप देखते हो तो एक्सेलरेशन ए में एक चीज़ एडिशनल आ रही जो पहले नहीं आ रही थी, ये वाली चीज़ पहले मिसिंग थी, क्योंकि पहले आपके पास ये जो पुली है वो रोटेट नहीं कर रही थी जब आपस स्ट्रिंग इसके ऊपर से पास हो रही थी, लेकिन इस बार पुली रोटेट कर रही है। तो ये हमारे आंसर के अंदर डिफरेंस आ रहा है, बराबर है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक्स वाली प्रॉब्लम है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है, ठीक है। ये एक बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2014 की है। यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क गिवन है जिसका मास आपको गिवन है 1.5 kg, रेडियस 0.5 मीटर, और ये इनिशियली हमारे पास रेस्ट पे है ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, और इस पर आप 3 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं, सबका मैग्नीट्यूड 0.5 न्यूटन है। आप साइमल्टेनियसली एक्ट करवा रहे हो 3 साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल XYZ, ठीक है।
और आपको बताना है कि 1 सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्सेज, 1 सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्सेज, एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, आंसर नंबर में आएंगे 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, इंटीजर नंबर आएगा आंसर। थोड़ा सा डायग्राम को अपन जूम करके दोबारा बनाते हैं, जल्दी समझ आएगा। मैं एक बार डायग्राम की बात कर लेता हूँ। यही वो डायग्राम है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना के देखता हूँ। डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं अपन, जल्दी समझ आएगा। ठीक है, ये डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अभी देखो, इस पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ यदि एक फोर्स लग रहा है तो ये इसका रेडियस होगा, क्योंकि आप जब फोर्स की बात करो ये इसका सेंटर है, सेंटर के अबाउट बात करते हैं, ये इसकी रेडियस। और ये हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये एक एंगल आएगा, ये वाला एंगल इसकी इक्वल आएगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर टोटल 60 होता है, तो ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, बराबर है। मैं इस रेडियस को थोड़ी देर के लिए स्मॉल आर मान लेता हूँ। ठीक है, रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ। अब इस एप के दो कंपोनेंट की बात करो। एप का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना, एफ साइन 30 डिग्री, और दूसरा कितना आएगा इधर, एफ कॉस 30 डिग्री। ये जो एफ कॉस 30 डिग्री है, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा। इसकी वजह से आप टॉर्क देखोगे तो कितना आएगा, 0। और इसी तरीके से आप जो वाई और जेड पे लग रहे हैं ना, उनके भी देखोगे दो दो कंपोनेंट आ रहा है। वैसे ये वाला घुमा कैसे रहा है, ये वाला आपकी बॉडी को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। इधर वाले की बात करोगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये वाला का भी एक कंपोनेंट एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। तो जब मैं रिजल्टेंट टॉर्क की बात करूं, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ओ, तो आप क्या लिखोगे, फोर्स एफ मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी आ रही है, आप एफ का कंपोनेंट ले लो या आर का कंपोनेंट ले लो, आपकी मर्जी। तो मैं लिख सकता हूँ एफ साइन 30 मल्टीप्लाई बाई आर, और ऐसे टोटल 3 फोर्स है तो मल्टीप्लाई बाई 3, ये टोटल टॉर्क आ गया। सबकी डायरेक्शन देख लो सेम आ रही है, एफ साइन 30 की वजह से सबकी डायरेक्शन सेम आ रही है। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, और रिजल्टेंट फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई अल्फा की इक्वल लिख सकता हूँ, सेंटर ऑफ मास से पास होने में। अब लिख सकते हैं ना, रिजल्टेंट टॉर्क जो हमारे पास रहेगा उसमें आई अल्फा, ये टॉर्क में सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट आना चाहिए, बराबर है। और जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे लिख सकता हूँ एम आर स्क्वायर बाई 2, यही होता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ, एम आर स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई बाई अल्फा, इसको हमारे पास एफ आर 3 साइन 30 होता है 1/2, 1/1 सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये आ रहा 1/2। एम की वैल्यू कितनी है, मास है हमारे पास 1.5 यानी कि 3/2। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है वैसे, आर की वैल्यू 0.5 यानी कि 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 अल्फा, फोर्स एफ कितना है 1/2, रेडियस आर कितनी है, रेडियस आर है 1/2, ये 3 और ये 1/2। ठीक है, तो हमारे पास ये 1/2 और 1/2 1/4 ये कैंसिल आउट, ये वाला 1/2 से 1/2 भी कैंसिल आउट, एक 3 से एक 3 भी कैंसिल आउट। तो मैं लिख सकता हूँ जो अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा कितना आ रहा है, अल्फ़ा आ रहा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और अल्फ़ा कांस्टेंट आ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ ना ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू 0, अल्फ़ा की वैल्यू 2 और टी की वैल्यू 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। चलेगा, तो ये आंसर है। वैसे बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ओके।